वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर बात करें बच्ची, तो ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 का क्वेश्चंस वगैरह मैंने करा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने पूरी डिटेल्स में करा रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज मेरे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस कल की क्लास में मैंने कराया था। आज आइए हम लोग चैप्टर नंबर 1 के आगे जो भी चैप्टर हैं, रिमेनिंग चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। आइए, चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको करेंगे। चलिए चलिए चलिए। तो ये चैप्टर नंबर 2 रहेगा। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो एक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए बच्चे, हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, आइए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 1। आइए, तो यहां पर व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट, यहां पर यह बताया गया कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या किसे बोलते हैं। तो यहां पर कुछ ऑप्शंस गिवन है बच्चे। ऑप्शन नंबर ए कहता है व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस। क्या यहां पर अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या डिमांड बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। सेकंड कहता है कि व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। थर्ड कहता है प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन डिमांड, प्राइस का डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये कहता है। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चे, वो कहता है डिमांड डिपेंड्स ओनली ऑन इनकम। तो आइए, सबसे पहले अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड, आपने पढ़ा होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहां पर क्या होता है, अगर प्राइस अगर किसी कमोडिटी का बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड की अगर बात करें बच्चे, तो यहां पर कम हो जाएगा। और प्राइस अगर उसी कमोडिटी का कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है यहां पर बढ़ जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राइस जब कम होगा, फॉल करेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा बच्चे? राइज करेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, when the price of the goods falls, जब किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस फॉल्स करता है बच्ची, people buy more of it, एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज, जब प्राइस बढ़ेगा, पीपल बाई लेस, यानी ज्यादा प्राइस पर कम गुड्स को कंज्यूम करते हैं और कम प्राइस पे ज्यादा परचेज करते हैं। दिस इज अ बिकॉज ऑफ कंज्यूमर वांट्स गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट्स एट द टाइम ऑफ लोएस्ट प्राइस। कंज्यूमर ये चाहते हैं कि जब प्राइस कम होती है तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम ले सके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड्स ऑफ द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। मुझे ये बताइए, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा? तो मैंने जस्ट अभी बताया, क्या पॉजिटिव रहेगा? बिल्कुल नहीं। इनवर्स रहेगा। सी में है आपका कांस्टेंट एंड डी में जो है आपका नो रिलेशन। बिल्कुल यहां पर रिलेशन है। प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं बच्चे, कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, और प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो क्या होता है बच्चे? इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एज अ प्राइस गोज अप क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, व्हेन प्राइस डाउन डिमांड राइजेस। दिस इज कॉल्ड एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बेस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको इस तरह से आपको चेंज करके फॉर्मेट में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम लोग यहां पर समझेंगे एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी ऑफ द डिमांड, बट यहां पर एक्सेप्शंस ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड यहां पर बढ़ रहा है, और प्राइस कम होगा तो यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है बच्चे? यहां पर कम हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो प्राइस बढ़ने पर यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्या है? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। कुछ कमोडिटी
में लोग जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा गुड्स अच्छी होगी, इसलिए यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहां पर देखेंगे कौन सा है, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो यहां पर गिवन गुड्स जो है बच्चे ऑड है, ये आपका पहला तो नॉर्मल गुड्स है, सेकंड है थर्ड में जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंप्लीमेंट्री। तो गिवन गुड्स ये क्या है बच्चे, एक्सेप्शन है किसका किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। द विच ऑफ द फॉलोइंग आपको एक्सेप्शंस बताना है। तो गिवन गुड्स इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। द गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। बच्चे गिवन गुड्स कैसा गुड्स होता है, इंफीरियर गुड्स, वेयर द डिमांड इंक्रीजेस इवन व्हेन प्राइस राइजेस। यहां पर समझिएगा गिवन गुड्स क्या होता है, एक इंफीरियर गुड्स होते हैं जहां पर डिमांड इंक्रीज होती है प्राइस बढ़ने के कारण। दिस इज गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड यहां पर फेल कर जाता है। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, प्राइस और कमोडिटी के बीच में, बट यहां पर प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है। इट हैपन्स बिकॉज दीज गुड्स आर एसेंशियल फॉर लो इनकम ग्रुप। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें से डिमांड का डिटर्मिनेंट्स कौन सा नहीं है, कौन सा फैक्टर इसमें डिमांड को डिटरमाइन नहीं करता। प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिल्कुल है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, यहां पर नंबर ऑफ सेलर, वेदर। अब मुझे ये बताइए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिल्कुल इसका डिटर्मिनेंट्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर का होना चाहिए, वेदर एंड सीजन होना जरूरी है, नंबर ऑफ सेलर होना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है बच्ची। तो ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो डिमांड डिपेंड्स ऑन बायर, डिमांड डिपेंड करता बायर्स लाइक देयर इनकम, प्रेफरेंसेस, प्राइजेस। द नंबर ऑफ सेलर्स अफेक्ट सप्लाई। यहां पर अगर सेलर की बात करें बच्चे, सप्लाई को अफेक्ट करता है, नॉट ए डिमांड। शो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ये फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद व्हाट डज द डिमांड कर्व शोज। अब मुझे ये बताइए डिमांड कर्व का रिलेशनशिप क्या होता है, क्या शो करता है। व्हाट डज डिमांड कर्व शो, क्या बताता है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। सेकेंड जो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। यहां पर बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में बिल्कुल रिलेशन नहीं होता है। कॉस्ट और रेवेन्यू बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं है, प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन और कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, करेक्ट आंसर, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर सिंपल वर्ड में अगर हम बोले डिमांड कर्व के रिलेशन किसके साथ होती है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है बच्चे, तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज हाउ मच ऑफ अ गुड कंज्यूमर्स विल बाय एट अ डिफरेंट प्राइसेस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो बच्चे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको आंसर दे रहा हूं जिससे कि चीजें क्लियर होगा। चलिए उसके बाद व्हाट शेप डज नॉर्मल डिमांड कर्व यूजुअली टेक। तो हमें नॉर्मल तरीके से बताना है डिमांड कर्व का शेप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, डाउनवर्ड, क्योंकि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है बच्चे, ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आइए नॉर्मल डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। नॉर्मली क्या होता है, डिमांड कर्व का शेप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग दैट द प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, कीप द की कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। चलिए आगे देखेंगे। Which of the following can cause the rightward shift the demand curve। आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, इसके बारे में समझेंगे। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, तो फॉल इन इनकम, इनकम जब कब होगा फॉर नॉर्मल गुड्स। सेकेंड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन टेस्ट एंड फॉर अ प्रोडक्ट, एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ। तो यहां पर समझिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब आपको पता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जो जैसे मान लीजिए कोक एंड पेप्सी, ये क्या है बच्चे, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यानी एक मैं कह सकता हूं टी एंड कॉफी, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। एक गुड्स की जगह पर दूसरे गुड्स को आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जब अगर इंक्रीज होगा प्राइस किसका, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो यहां पर आपका डिमांड कर्व क्या हो जाएगा बच्ची, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइजेस, टी एंड इफ टी इज इफ लाइक टी इफ कॉफी इज एक्सपेंसिव, अगर आपको यहां पर कॉफी एक्सपेंसिव लगेगा तो आप टी का यूज कर सकते हो। पीपल स्विच टू द चीपर वन, तो यहां पर
आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैंने एग्जांपल दिया, टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी। तो यहां पर अगर मान लीजिए टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो लोग शिफ्ट कहां पे मूव करेंगे, कॉफी की तरफ। तो यहां पर इसीलिए डिमांड कर्व इंक्रीजेस, दैट गुड्स शिफ्टिंग द राइट वन, तो उस गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट इलास्टिक डिमांड। आपको ये बताना डिमांड इलास्टिक कहां पर है। तो देखिए, जब ईडी का वैल्यू 0 होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ईडी का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा बिल्कुल नहीं होगा, इक्वल टू 1 होगा तो नहीं होगा। तो ईडी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा बच्चे, डिमांड आपका इलास्टिक होगा। व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी इज मोर देन 1, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, it means that a small change in the price leads to large change in demand. Consumers are very expensive to price changes. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इलास्टिक डिमांड तब होगा जब ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। चलो आगे बात करेंगे बच्चे, इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट राइज, अगर यहां पर सॉल्ट की प्राइस अगर यहां पर राइज होगा बट द डिमांड स्टे सेम, द डिमांड इज क्या हो जाएगा बच्चे, इन इलास्टिक। तो डिमांड आपके क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक, क्योंकि सॉल्ट का प्राइस जितना भी कम या ज्यादा हो जाए, जो लिमिट है उस लिमिट में ही आप यूज करेंगे। तो ये इलास्टिक बिल्कुल नहीं होगा, परफेक्टली भी नहीं होगा, तो ये न्यूट्रिक तो होगा नहीं, तो इन इलास्टिक डिमांड ये बन जाएगा बच्चे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉल्ट इज अ नेसेसिटीज, सॉल्ट क्या है, नेसेसिटीज है, जरूरत की चीजें है। इवन इफ द प्राइस चेंजेस, कितना भी प्राइस क्यों ना बढ़ जाए, पीपल स्टिल बाय ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटीज, दिस इज अ कॉल्ड ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, वेयर द डिमांड चेंजेस वेरी लिटिल विद द प्राइस। डिमांड में बहुत कम बदलाव आते हैं ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज लाइकली टू हैव इलास्टिक डिमांड। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था बच्चे, सॉल्ट बिल्कुल नहीं होगा, इंसुलिन बिल्कुल नहीं होगा, मिल्क बिल्कुल, लग्जरी कार बच्ची क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अभी जस्ट हम लोगों ने समझा। तो यहां पर आपका लग्जरी कार जो है ये क्या है, ईडी का वैल्यू यहां पर ग्रेटर देन 1 होता है। तो लग्जरी गुड्स आर नॉट इसेंशियल। मुझे ये बताइए, लग्जरी गुड्स जो बेसिक गुड्स होते हैं, नेसेसरी हमारे लिए वो होती है, यहां पर लग्जरी गुड्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू ईडीज इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यानी ये इलास्टिक डिमांड है। तो लग्जरी गुड्स आर नॉट इसेंशियल, सो इफ द प्राइस राइजेस पीपल बाय नॉट बाय देम, दैट्स व्हाई देयर डिमांड्स इज इलास्टिक। इट चेंज मोर विद द प्राइस। चलिए आगे देखेंगे बच्ची, उसके बाद ईडी का वैल्यू अगर बराबर है, इक्वल टू 1 है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड इज सेट टू बी, क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बिल्कुल नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक बिल्कुल नहीं, यूनिटरी इलास्टिक। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर 1 है, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, यूनिटरी इलास्टिक। तो चलिए, इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज इक्वल टू, तो यहां पर परसेंटेज चेंज, जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है। सो इफ द प्राइस इंक्रीज बाय 10%, डिमांड फॉल्स बाय 10%। अगर 10% से यहां पर इंक्रीज किया जा रहा है अगर प्राइस को, तो डिमांड कितने परसेंट से फॉल कर रहा है, 10%। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, इफ द गुड्स हैज मेनी क्लोज सब्स्टिट्यूट। बच्चे अगर गुड्स के बहुत सारा सब्स्टिट्यूट होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गुड्स आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। अल्टरनेटिव यूज आप कर सकते हो। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, इन इलास्टिक बिल्कुल नहीं, सेकंड इलास्टिक, थर्ड में यूनिटरी और इसमें फिक्स। तो जब गुड्स के बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर, तो ये गुड्स इलास्टिक बन जाता है। व्हेन अ प्रोडक्ट हैज मेनी सब्स्टिट्यूट, जब किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अगर होंगे, जैसे लाइक ब्रांड ऑफ शैम्पू, brands of shampoo, a small change can make people switch। तो यहां पर लोग क्या करेंगे, स्विच हो जाएंगे। दिस इज मेक्स डिमांड हाईली इलास्टिक। डिमांड क्या है बच्ची, हाईली इलास्टिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब, अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज, परफेक्टली अगर इलास्टिक डिमांड कर्व है, क्या वो वर्टिकल होगा, क्या हॉरिजॉन्टल होगा, क्या डाउनवर्ड होगा, क्या अपवर्ड। देखो डाउनवर्ड बिल्कुल नहीं होगा, अपवर्ड भी नहीं होगा, वर्टिकल भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। क्यों है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या हो जाएगा, कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा। व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, जब डिमांड क्या है बच्ची, व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, people will buy any quantity at a fixed price but 0 units
इफ प्राइस इंक्रीजेस इवन स्लाइटली द डिमांड कर्व इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो डिमांड कर्व क्या बन जाएगा बच्चे यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड कर्व क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। पीपल विल बाय एनी क्वांटिटी एट अ फिक्स प्राइस बट 0 units if the price increases evenly slightly the demand curve is straight horizontal line। चलिए आगे देखेंगे। Which of the following is not the true about the price elasticity of demand। तो यहां पर प्राइस elasticity of demand के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही नहीं है? नॉट ट्रू, आपको ये देखना है नॉट ट्रू। तो ये चीज को ध्यान से आपको पढ़ना है। नंबर 1, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिव ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू प्राइस। उसके बाद इट कैन बी 0, इट ऑलवेज नेगेटिव, इट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ सेलर्स। बिल्कुल ये नहीं है। तो यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो इट मेजर्स रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस, बिल्कुल सही है। इट कैन बी 0, इट ऑलवेज नेगेटिव। तो ये कौन सा है बच्चे? डी ऑप्शन में जो है इट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ सेलर, ये आपका आंसर नहीं है, यानी नॉट ट्रू। तो इट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ सेलर्स। क्यों नहीं है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, elasticity of demand depends on consumer behavior, substitute and necessities, not the number of सेलर। सेलर इंपैक्ट सप्लाई, सेलर किसको इंपैक्ट करते हैं बच्चे? सप्लाई को। इसीलिए ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए ट्रू ऑप्शंस नहीं है। चलो आगे देखेंगे। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंजेस एट ऑल, अगर क्वांटिटी डिमांड में बिल्कुल ही चेंज नहीं आता है, व्हेन द प्राइस चेंजेस, इलास्टिसिटी क्या बन जाएगा? 0, 1, इन्फिनिटी और नेगेटिव। तो आपका यहां पर बच्चे, यहां पर देखिए क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस तो चेंज हो रहा है बट इसमें नहीं। तो आपका ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। व्हेन द डिमांड स्टेट एग्जैक्टली द सेम नो मैटर द प्राइस, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दिस मीन्स इलास्टिसिटी इज 0। ये क्या बन जाते हैं बच्चे? इलास्टिसिटी इज 0। उसके बाद आगे देखेंगे। आइए, Which of these affect the elasticity of demand? यहां पर आपको बताना which of these affects elasticity of demands। Number 1, availability of substitute, total number of sellers, legal rules, weather and conditions। तो which of the following these affect the elasticity of demand? तो availability of substitute ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा अवेलेबल सब्स्टिट्यूट होगा उतना ही ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इफेक्ट आएगा। देयर आर मेनी अल्टरनेटिव अवेलेबल, कंज्यूमर कैन इजीली स्विच। जब किसी कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होती है तो स्विच कर जाते हैं बच्चे टू अनदर प्रोडक्ट व्हेन द प्राइस चेंजेस मेकिंग द डिमांड कर्व मोर इलास्टिक। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज अ डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज डिमांड मोस्ट लाइकली टू बी इन इलास्टिक? डिजाइनर क्लोथ्स, डायमंड्स, ब्रेड्स, स्मार्टफोन्स। तो यहां पर बच्चे हमें क्या बताना है? मोस्ट लाइकली टू इनइलास्टिक डिमांड। तो यहां पर डिजाइनर क्लोथ्स बिल्कुल नहीं होगा, डायमंड्स भी नहीं होगा, स्मार्टफोन्स भी नहीं होगा। तो बच्चे यहां पर आंसर आपका कौन हो जाएगा? ब्रेड। अब ब्रेड क्यों है? क्योंकि बेसिक गुड्स है। तो बेसिक नेसेसिटीज लाइक ब्रेड आर ऑलवेज इन अ डिमांड इवन इफ द प्राइस चेंजेस। ब्रेड का प्राइस चेंज होने के बाद भी डिमांड किया जाता है क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करता है। पीपल विल स्टिल बाय इट, दैट्स व्हाई द डिमांड इज इनइलास्टिक। हम क्या कहेंगे बच्चे? डिमांड क्या है इस कंडीशन में? इनइलास्टिक है। चलिए आगे देखेंगे। which of the following will cause the movement along the demand curve? which of the following will cause the movement along the demand curve? तो यहां पर आपको बताना मूवमेंट along the demand curve। तो चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स इटसेल्फ, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो आइए हम लोग देखेंगे यहां पर। तो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, अगर यहां पर कंज्यूमर का इनकम में चेंज होता है तो, और यहां पर चेंज इन टेस्ट एंड चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, तो यहां पर हमें यह बताना मूवमेंट अलोंग द डिमांड। तो अगर यहां पर क्या होता है? चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस गुड्स का चेंज होता है तो इससे क्या होता है? आपका डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो जाता है। यानी व्हेन ओनली द प्राइस ऑफ द
when only the price of the goods changes, अगर किसी कमोडिटी का सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होता है उस कंडीशन में we move up or down the same demand curve, all other factors cause the shift, not movement along it. आइए उसके बाद देखेंगे बच्ची, what happens to total expenditure when the demand is unitary elastic and price increases, उस कंडीशन में क्या होगा? when what happens to total expenditure, what happens to total expenditure when the demand is unitary elastic, demand क्या होगा? unitary elastic होगा and price increases, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? it increases, it decreases, remain constant and it's double, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं करेगा, डिक्रीज भी नहीं करेगा इस कंडीशन में जब आपका डिमांड कर्व यूनिटरी इलास्टिक होता है बच्चे, तो यहां पर क्या होता है? इट रिमेन्स कांस्टेंट. In unitary elastic demand, any change in the price of match by the equal to the opposite change in the demand. So, total expenditure price of X into quantity is stayed the same. चलिए उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको बताना है. तो चेंज, परसेंटेज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड. सेकंड कहता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड. एंड सी में कहता परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो ये ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहता है डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू. तो यहां पर ध्यान रखिएगा कितनी डिमांड में कितने परसेंटेज डिमांड में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस. दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेल्स अस how sensitive demand is to be price changes. We calculate it using ED, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in the price. क्लियर है बच्ची? चलिए आगे देखेंगे. उसके बाद हम लोग इसका यूनिट नंबर सेकेंड जो है उसको करेंगे, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर है, उसके कुछ और भी एमसी कुछ हम लोग करेंगे. व्हाट इज द मेन एम टू अ रैशनल कंज्यूमर. यहां पर हमें बताना है बच्चे क्या एक रैशनल जो कंज्यूमर होते हैं उनका क्या वंट्स होता है, क्या एम होता है. टू सेव मनी, टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, टू हेल्प प्रोड्यूसर, टू बाई बल्क. तो यहां पर मैक्सिमाइज यूटिलिटीज, तो कोई भी कंज्यूमर ये चाहता है कि जितना वो पे कर रहा है उससे ज्यादा उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, टू मैक्सिमाइज यूटिलिटीज. रैशनल कंज्यूमर की बात करी, उन्हें पता होता मार्केट के कंडीशन के बारे में, और रैशनल कंज्यूमर ट्राइज टू गेट मोस्ट सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी फ्रॉम द मनी दे स्पेंड. दे कंपेयर डिफरेंट ऑप्शंस एंड पिक व्हाट गिव्स देम द बेस्ट वैल्यू विद इन देयर बजट. चलिए आगे देखेंगे बच्चे, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है. तो यूटिलिटी का मतलब होता है वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी. इसलिए बताया गया है यूटिलिटी का मतलब क्या होता है. यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, उसके बाद वेट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट. प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, वेट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट. इससे यूटिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यूटिलिटी किस चीज से फर्क पड़ता है? यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि उसको यूज करोगे सेटिस्फेक्शन उन्हें मिलेगा जो उसको कंज्यूम करेंगे. इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मींस satisfaction or usefulness of a person gets from consuming goods or services. It can be different for people. ये क्या होता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा बच्चे. चलिए आगे देखेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज व्हेन. यहां पर लॉ ऑफ डीएमयू की हम बात करेंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या अप्लाई होती, कब अप्लाई होती है बच्ची? तो यूटिलिटी इंक्रीजेस व्हेन ईच यूनिट्स, यूटिलिटी इंक्रीजेस विथ यूनिट्स बिल्कुल नहीं है. प्राइस इंक्रीजेस विथ ईच यूनिट, तो यहां पर यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, यहां पर प्राइस, तो ये बिल्कुल नहीं होगा. तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है? सेटिस्फेक्शन डिक्रीजेस आफ्टर ईच एंड एडिशनल. जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी को आप कंज्यूम करोगे कंटिन्यूअसली, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा बच्चे? डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीजेस आफ्टर ईच एडिशनल यूनिट. जैसे जैसे आप कंज्यूम करोगे नेक्स्ट एंड अनदर यूनिट्स, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा. तो एक्सप्लेनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a person consume more units of a goods, extra satisfaction from each next unit decrease होगा. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा, अगर आपने फर्स्ट स्लाइस पिज्जा कंज्यूम करा तो उससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. एंड देन फोर्थ और फिफ्थ, उससे क्या होगा? कम मिलेगा बच्चे. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो,
टीयू क्या हो जाएगा बच्ची, मैक्सिमम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब एमयू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा, टीयू आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, मैक्सिमम। इस बात का ध्यान रखेंगे। टोटल यूटिलिटी कीप्स इंक्रीजेस एज लॉन्ग मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव बट द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। जब एमयू का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, टीयू क्या हो जाएगा बच्चे, हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉइंट। चलो, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, तो यहां पर टोटल सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ओनली, तो सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एडिशनल यूनिट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मार्जिनल का मतलब होता है चेंजेस होता है, एडिशनल कितने हैं, तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इज द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग वन और मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स व्हाइल कीपिंग एवरीथिंग एल्स द सेम। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, उसके बाद इफ टोटल यूटिलिटी फॉलिंग, अगर टोटल यूटिलिटी अगर फॉल कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इज, इफ टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग, अगर टोटल यूटिलिटी यहां पर फॉल करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा बच्ची, तो यहां पर क्या जीरो होगा, बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट होगा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, रीजन बताता हूं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है कंज्यूमर मोर गिविंग लेस हैप्पीनेस एंड टोटल यूटिलिटी ऑल्सो स्टार्ट द डिक्रीजेस। इस कंडीशन में आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। चलिए उसके बाद विच यूटिलिटी इज जीरो, कौन सा यूटिलिटी जीरो होगा जब कंज्यूमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड, कौन सा यूटिलिटी यहां पर जीरो होगा जब कंज्यूमर यहां पर फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो बताइएगा यहां पर टोटल यूटिलिटी बिल्कुल नहीं, एवरेज बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो। अभी जस्ट हम लोगों ने समझा था। तो अ पर्सन डज नॉट वांट्स टू कंज्यूम एनी, a person does not wants to consume any more of goods, the extra satisfaction becomes zero. So marginal utility is zero while total utility remains at its peak. तो यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चे, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, रिमेन पीक हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू, हमें यहां पर बताना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू व्हाट हैपन्स द कंजम्पशन इंक्रीजेस, क्या हैपन होगा जब कंजम्पशन यहां पर बढ़ेगा, तो प्राइस इंक्रीज, यूटिलिटी इंक्रीजेज फॉर एवर, एक्स्ट्रा यूटिलिटी फॉल्स एंड यहां पर बच्चे क्या है, इनकम राइजेस। तो जब हमें ये बताना है डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डीएमयू, डीएमयू व्हाट हैपन्स कंजम्पशन, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या होगा बच्ची, एक्स्ट्रा यूटिलिटी फॉल्स। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी जस्ट देखा। लॉ ऑफ डीएमयू का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी कमोडिटी को आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा बच्ची, डाउन हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज यू कीप यूजिंग और ईटिंग मोर ऑफ समथिंग लाइक चॉकलेट, योर एक्स्ट्रा enjoy from each price gets less and less. That's the basic idea of diminishing marginal utility. चलो आगे देखेंगे हम लोग, इंडिफरेंस कर्व शोज, इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है बच्चे, इंडिफरेंस, नाम क्या है इंडिफरेंस, यानी यहां पर कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर ए, प्राइस एंड डिमांड डिफरेंट इनकम लेवल्स कॉम्बिनेशन गिविंग सेम सेटिस्फैक्शन, और उसके बाद यूटिलिटी एंड कॉस्ट। तो आइए हम लोग इंडिफरेंस कर्व की बात करें बच्चे यहां पर, तो प्राइस एंड डिमांड बिल्कुल नहीं, डिफरेंट इनकम लेवल बिल्कुल नहीं है, तो कॉम्बिनेशन गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज ये कहता है कि इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, किसी भी लेवल से आपको यहां पर जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए सेम होगा। एंड इंडिफरेंस कर्व शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which give a consumer the same level of satisfaction, so the consumer is indifferent between those combinations. द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, बच्चे स्लोप इंडिफरेंस कर्व का क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहां पर टोटल यूटिलिटी बिल्कुल नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसको एमआरएस कहते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है। प्राइस रेशियो बिल्कुल नहीं होता है, कॉस्ट ये नहीं होता है। तो यहां पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होगा, एमआरएस होगा, इस बात का ध्यान रखोगे। तो एमआरएस टेल्स हाउ मच ऑफ वन गुड्स अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड्स विदाउट चेंजिंग देयर टोटल सेटिस्फेक्शन लेयर, जहां पर टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद आगे देखेंगे इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, ऑलवेज स्लोप क्या होता है बच्चे, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो होता है बच्चे डाउनवर्ड होता है।
ना तो अपवर्ड होगा हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल नहीं होगा डाउनवर्ड होगा। क्यों? इफ यू गेट मोर ऑफ वन गुड्स यू मस्ट गिव some of other stay usually satisfied. That's why the indifference curve slope downwards from left to right. उसके बाद indifference curve cannot intersect each other because of utility cannot be measured, budget line shift, it will break the logic of the equal satisfaction. और उसके बाद प्राइस कीप चेंजिंग, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। यानी इंडिफरेंस कर्व कहता है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है? इट विल ब्रेक द लॉजिक ऑफ इक्वल सेटिस्फेक्शन। ये किसको ब्रेक करेगा? जो इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको ब्रेक करेगा। यानी टू कर्व क्रॉस इट मींस one point has two different satisfaction level which is a impossible, so indifference curve never intersect to each other, एक दूसरे को नहीं काट सकता। चलिए उसके बाद देखेंगे व्हाट डज अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो बच्चे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। हायर कर्व मींस कंज्यूमर इज गेटिंग मोर गुड्स ओवरऑल, सो नेचुरली द सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो हायर कंपेयर टू लोअर कर्व, तो ज्यादा यहां पर मिलेगा। चलिए व्हाट इज द बजट लाइन इन कंज्यूमर थ्योरी, हमें यहां पर बजट लाइन के बारे में बताना है। क्या मतलब होता है बजट लाइन? क्या इनकम लाइन, लाइन शोइंग टोटल यूटिलिटी, लाइन शोइंग ऑल अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड लाइन ऑफ द प्राइस चेंजेस। इनकम लाइन बिल्कुल नहीं है, लाइन शोइंग टोटल यूटिलिटी बिल्कुल नहीं है, लाइन ऑफ प्राइस चेंजेस बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर थ्योरी के पर्सपेक्टिव से? द लाइन शोइंग ऑल द अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, यानी ये वो शो करता है जहां पर अफोर्डेबल होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स फॉर द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। अ बजट लाइन शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद अ फिक्स इनकम बेस्ड ऑन अ करेंट प्राइस। उसके बाद आगे देखेंगे बच्ची व्हाट डज बजट लाइन शिफ्ट, व्हाट कॉजेज द बजट लाइन शिफ्ट, क्या कॉज होगी जब बजट लाइन शिफ्ट होगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्ची? प्राइस चेंजेज ऑफ वन गुड्स, सेकेंड चेंज इन द कंज्यूमर इनकम, सी में जो है प्रेफरेंसेस एंड डी में है क्वांटिटी। तो बच्ची बजट लाइन का कॉज क्या होगा? शिफ्ट कब होगा? जब यहां पर किसी कंज्यूमर का इनकम शिफ्ट होगा। तो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इनकम कंज्यूमर का बढ़ेगा तभी कंज्यूमर यहां पर शिफ्ट होंगे। यानी इनकम इंक्रीजेज, इफ इनकम इंक्रीजेज द कंज्यूमर कैन बाय मोर, जब इनकम किसी कंज्यूमर का बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे एंड बजट लाइन शिफ्ट हो जाएंगे आउटवर्ड। इट इनकम्स फॉल इट शिफ्ट इनवर्ड, तो यहां पर इनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद बात करें बच्चे एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना है किसकी मदद से? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की मदद से। बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट, बजट लाइन इज अबव द कर्व, बजट लाइन बिलो। तो यहां पर आपको बताना इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की मदद से। तो यहां पर एमआरएस अभी जस्ट हमने देखा किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? at the best point of satisfaction, the rate at which the consumer is willing to trade goods MRS is equal to at the market price ratio. This is called the consumer equilibrium at the different indifference curve analysis. चलिए if MRS is greater than price ratio, अगर यहां पर MRS क्या है बच्ची? MRS अगर यहां पर ज्यादा है, if MRS is greater than price ratio, then the consumer should be stay at a same point, बाई मोर ऑफ वन गुड्स, बाई लेस। अगर यहां पर क्या हो एमआरएस ग्रेटर देन द प्राइस, तो यहां पर क्या होंगे? बाई मोर ऑफ वन गुड्स, तो लोग यहां पर ज्यादा खरीदेंगे। देन द कंज्यूमर शुड बी बाई मोर ऑफ वन गुड्स। व्हेन द कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड्स एमआरएस इज मोर देन द मार्केट प्राइस, दे शुड कंज्यूम मोर ऑफ अ गुड्स दे वैल्यू टू मूव द टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। उसके बाद यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नजर आ रहा है? तो यहां पर इंडिफरेंस कर्व टचिस बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। एमआरएस इंक्रीजेस यू मोर डाउन द कर्व, बिल्कुल ऐसा नहीं हमने पढ़ा। इंडिफरेंस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल नहीं। तो इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, क्यों? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो यहां पर लॉ ऑफ डीएम, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू
बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU द कंज्यूमर इज लेस विलिंग टू गिव is the consumer is willing to give up large quantity of one goods. That's why the consumer is convex bending towards the origin. I hope आपको समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ेंगे. एट अ पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन, अगर कोई पॉइंट है आउटसाइड है तो बच्चे अनअटेनेबल होगा, अगर इनसाइड होगा तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन बन जाएगा. तो ध्यान रखिएगा, आउटसाइड पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन too costly for the consumer based on their income, so those combination cannot be purchased unless their income increases. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें बच्चे, consumer equilibrium is reached when consumer equilibrium is reached when budget is overspent, MU is maximum, satisfaction is minimum, MRS प्राइस रेशियो के यहां पर क्या है बराबर है, MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो एंड बजट टचेज द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व. तो यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रीच करेगा कहां पर, जो MRS बराबर होगा किसके, प्राइस रेशियो का, और बजट इनकम लाइन टच द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व. क्यों ऐसा होगा, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट. हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें, द कंज्यूमर गेट्स मोस्ट सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर विल गेट्स मोस्ट सेटिस्फैक्शन विद इन देयर बजट. दिस हैपन्स व्हेन द बजट लाइन just touches highest indifference curve and MRS is equal to price ratio. चलिए उसके बाद देखेंगे बच्ची, ये आपका क्या है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 है, जहां पर हम लोग यूनिट ऑफ थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे. ये कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. व्हाट डज लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट, यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है बच्चे, उसके बारे में समझेंगे. तो लॉ ऑफ सप्लाई का सिंपल फंडा है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है बच्ची, यहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा. बट ये यहां पर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या होता है बच्चे, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. बट जब सप्लाई की अगर बात करें तो यहां पर डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है. कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन. बट यहां पर सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है. प्रोड्यूसर क्या चाहता है, ज्यादा अगर प्राइस होगा तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई करेंगे, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, और कम प्राइस पे क्या करेंगे, कम सप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. तो इसीलिए बच्चे लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जबकि लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हम उसको बोलते हैं. यानी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ेगा, और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम हो जाएगा. आइए, व्हाट डज द लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, द प्राइस एंड सप्लाई आर इनवर्सली रिलेटेड. बिल्कुल नहीं, सप्लाई डज नॉट हैपन डिपेंड्स ऑन प्राइस. एज इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस. तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगा. मैंने जस्ट बताया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप इनके बीच में होता है. लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई मोर goods at a higher price because they can earn more profit. देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. इन दोनों के बीच में क्या होता है बच्चे, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. चलिए आगे देखेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द सप्लाई कर्व इज जनरली स्लिप्स. सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है. तो बच्चे अपवर्ड होता है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो होगा बच्चे इंक्रीज कर जाएगा. तो द सप्लाई कर्व इज slopes upward from left to right because of the price increases, quantity supplied also increases, shows positive relationship. उसके बाद देखेंगे which of the following is not the determinant of supply, law of supply. इसमें से लॉ ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेंट कौन सा नहीं है, तो प्राइस ऑफ द गुड्स बिल्कुल है, सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल है, टेक्नोलॉजी भी है, कंज्यूमर की इनकम जो है डिमांड को प्रभावित करता है, बट यहां पर सप्लाई को प्रभावित नहीं करता है. तो कंज्यूमर का इनकम जो है आपका यहां पर क्या होगा, नॉट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. एक्सप्लेनेशन को देखें, कंज्यूमर इनकम अफेक्ट डिमांड, यहां पर डिमांड को प्रभावित करता है, सप्लाई को नहीं. सप्लाई इज इन्फ्लुएंस बाय द थिंग्स लाइक प्राइस, इनपुट ऑफ कॉस्ट, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी. जो है किसको डिटरमाइन करता है बच्चे, लॉ ऑफ सप्लाई को. चलिए आगे देखेंगे बच्चे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. तो यहां पर आपको बताना है कि प्राइस
रिलेशनशिप बताना प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। क्या होता है, इनवर्स होता है, डायरेक्ट होता है, तो यहां पर सी आपका करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट होता है। मैंने जस्ट अभी बताया, एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस सेलर आर मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस सेल मोर, इसलिए ज्यादा बेचेंगे क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट्स होगा। सो देर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड। उसके बाद अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, क्या होगा उस कंडीशन में, जब मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व का तो क्या हैपन होगा, ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, चेंज इन गवर्नमेंट टैक्सेस, चेंज इन इनपुट प्राइसेस, तो चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ। यानी व्हेन ओनली द प्राइस ऑफ द गुड्स चेंजेस ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होना चाहिए, प्राइस ऑफ गुड्स। when only the price of goods changes, we move up or down the same supply curve, this is not a shift। उसके बाद राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, क्या बताता है, अगर राइटवर्ड सप्लाई कर्व आपका जो है शिफ्ट करेगा उसका मतलब क्या होता है, तो यहां पर क्या सप्लाई कम हो जाना, बिल्कुल नहीं होगा। राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो ज्यादा सप्लाई होगा, ज्यादा सप्लाई का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन दी सप्लाई। यानी अ राइटवर्ड शिफ्ट मींस द सेम प्राइस सेलर इज नाउ सप्लाइंग मोर, this is could happen due to the better technology, fall in the inputs of cost and favorable government policies। उसके बाद आगे बात करेंगे बच्ची, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब करेगा सप्लाई कर्व, तो फॉल इन द कॉस्ट, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट एंड टैक्स एग्जम्पशन। तो यहां पर बच्चे जब यहां पर इनपुट का कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो सप्लाई कर्व आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेफ्टवर्ड चला जाएगा। यानी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल राइजेज, अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो यहां पर गुड्स का प्राइस महंगा हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा। प्रोड्यूसर मे नॉट फाइंड प्रॉफिटेबल और टू प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी, प्रोड्यूसर को भी ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन उनका कम हो जाएगा, तो कम सप्लाई करना चाहेंगे इस कंडीशन, इसीलिए सप्लाई कर्व डिक्रीज हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चे, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। उसके बाद देखेंगे व्हाट हैपन्स टू सप्लाई इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सब्सिडीज, अगर सब्सिडीज अगर बढ़ते हैं बच्चे तो क्या होगा, सप्लाई क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सप्लाई क्यों बढ़ेगा, सब्सिडीज रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, सब्सिडीज जब मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस होना चाहिए कम हो जाएगा, मेकिंग द चीपर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। जब सब्सिडीज सरकार देंगे उनको तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट किसी प्रोडक्ट का पड़ना चाहिए वो कम हो जाएगा। दिस इज एनकरेज देम टू सप्लाई, इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होकर के ज्यादा सप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। आगे देखेंगे बच्चे उसके बाद इन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, मोर फ्लेक्सिबल, लेस फ्लेक्सिबल, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है बहुत कम होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, तो यहां पर सप्लाई कर्व जो होता है बच्चे क्या होता है, लेस फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते। इन शॉर्ट रन द फॉर्म्स कैन नॉट क्विकली चेंज द प्रोडक्शन लेवल ड्यू टू द फिक्स रिसोर्सेज, सो सप्लाई इज लेस फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, यहाँ पर ज्यादा चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल हो जाता है। बट यहाँ पर शॉर्ट रन है, कम समय है, तो यहाँ पर हम चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखेंगे बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइंड सप्लाई, हमें सप्लाई के बारे में, सप्लाई का डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड एट अ वेरियस प्राइसेस, क्वांटिटी सप्लाइड एट अ फिक्स प्राइस, क्वांटिटी प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट अ वेरियस प्राइसेस, क्वांटिटी कंज्यूमर्स वांट टू एनी प्राइसेस। तो यहां पर आपका सी आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल, बहुत सारी क्वांटिटी है जिसको सेल करना चाह रहे हैं, बहुत सारे वेरियस प्राइसेस पे, हम उसको सप्लाई कहते हैं बच्ची, वो सप्लाई का डेफिनेशन है। तो सप्लाई रेफर्स टू हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक बात का ध्यान रखेंगे, डिमांड क्या होता है बच्चे, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम पे हम इसकी स्टडी करते हैं। बट सप्लाई क्या होते हैं, सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम स्टडी करते हैं। तो जिन वेरिएबल का स्टडी हम पीरियड ऑफ टाइम पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं उसको फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं, और जिन गुड्स का, जिस कमोडिटी का हम स्टडी करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, हम उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सप्लाई ऑफ पेरिसेबल गुड्स इज यूजली, अब बताओ पेरिसेबल गुड्स है, कमोडिटी कैसा है, सड़ने वाला है, बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो सकता है, तो परफेक्टली इलास्टिक बिल्कुल नहीं, हाईली इलास्टिक, कांस्टेंट, नेगेटिव।
तो बच्चे अगर गुड्स पेरिसेबल नेचर के हैं तो ये क्या है, हाईली इलास्टिक है। क्यों? पेरिसेबल गुड्स की बात करें, लाइक मिल्क एंड वेजिटेबल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड एज अ लॉन्ग। क्या मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स को ज्यादा समय के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते हो। इवन इफ द प्राइस चेंजेस, सप्लाई डज नॉट चेंज मच इन अ शॉर्ट रन, मेकिंग इट इज इन इलास्टिक। उसके बाद बच्चे हम देखेंगे when does the supply curve shift to right। अब मुझे बताओ when does the supply curve shift to right, किस कंडीशन में आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट, तो टैक्स इंक्रीजेस, कॉस्ट राइजेज, इंप्रूव टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल बिकम्स एक्सपेंसिव। तो यहां पर हमें ये बताना है when does the supply curve shifted to right, राइट कब हो जाएगा। तो यहां पर अगर टेक्नोलॉजी जो है अगर एडवांस हो जाता है, बेटर टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो यहां पर आपका सप्लाई कर्व राइट हो जाएगा। यानी व्हेन टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर एफिशिएंटली एंड एट अ लोअर कॉस्ट, दिस अलाउज प्रोड्यूसर टू इंक्रीज द सप्लाई, शिफ्टिंग द कर्व टू राइट। इस कंडीशन में आपका बच्चा सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, राइट वर्ड चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो चुका है, बेटर टेक्नोलॉजी आ गया, नया टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे ज्यादा हम कॉस्ट, गुड्स का प्राइस कम हो जाएगा तो हम ज्यादा सेल कर पाएंगे। चलिए उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चे, क्या मेजर करते हैं। तो change in the demand due to price, change in supply due to cost, responsiveness quantity supplied at a changes। तो यहां पर आपका हमें बताना है मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू प्राइस चेंजेस। यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टेल अस हाउ मच क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, इट इज अ मेजर way to measure how sensitive producers are to price changes। उसके बाद if the price changes in the quantity supplied, if price changes in quantity supplied is equal to the price change in the change in price supply is, तो यहां पर ये बताया गया change in quantity supplied, क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज होगा बराबर होंगे किसके, प्राइस के बराबर। तो ये क्या परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। तो बच्चे ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या हो, दोनों इक्वल है आपस में, यानी जितना चेंजेस यहां पर सप्लाई में आया है उतना ही चेंजेस प्राइस में आया है, इसी कारण से ये सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा बच्चे, यूनिट इलास्टिक हो जाएगा। व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई is equal to percentage change in price, it is called unitary elastic supply, meaning supply responds equally to the changes price। उसके बाद इफ द सप्लाई डज नॉट चेंज एट ऑल, बच्चे यहां पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है बट यहां पर प्राइस चेंज हो रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे। तो बच्चे हम बोलेंगे क्या परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई बोलेंगे। क्योंकि यहां पर सप्लाई डज नॉट, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है। तो यहां पर जो सप्लाई चेंज होगा परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, प्राइस में चेंजेस है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई क्या कहता है, इट मींस द क्वांटिटी सप्लाइड स्टेज द सेम नो मैटर हाउ मच द प्राइजेस चेंजेस, द सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल लाइन। तो सप्लाई कर्व यहां पर क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगा बच्चे। उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहां पर द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज यूजली, लॉन्ग रन सप्लाई की अगर बात करें वहां पर क्या होता है, हमारे पास ज्यादा समय होता है। मैंने शॉर्ट रन में क्या बताया बच्ची, यहां पर क्या होता है, लेस इलास्टिक होती है। बट जब आपके पास लॉन्ग रन का मतलब बहुत ज्यादा समय है तो उस कंडीशन में आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक हो जाएगा। इन लॉन्ग रन फॉर्म्स कैन एडजस्ट ऑल इनपुट्स, दे कैन बिल्ड न्यू फैक्ट्रीज और हायर मोड्स लेबर, दैट्स व्हाई द सप्लाई बिकम्स मोर इलास्टिक ओवर अ टाइम। उसके बाद देखिए बच्ची विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आइए हम लोग देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज नेगेटिव, सप्लाई इंक्रीजेज विथ प्राइस, सप्लाई इज नॉट अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी, हायर प्राइस रिड्यूस सप्लाई। तो यहां पर ये देखना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज नेगेटिव, सप्लाई इज नॉट अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी, हायर प्राइस रिड्यूस सप्लाई। तो यहां पर आंसर जो आपका आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, इसलिए क्योंकि यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग आपको ट्रू बताना है। ये सारे के सारे क्या सप्लाई
और प्राइस के बीच में क्या इनवर्स रिलेशनशिप होता है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी आपका गलत आंसर हो गया। आपका क्या, सप्लाई इज नॉट अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी, जबकि सप्लाई अफेक्ट किया जाता है टेक्नोलॉजी की वजह से, बट यहां पर नॉट अफेक्टेड बोला है, प्राइस रिड्यूस द सप्लाई, तो ये गलत है। आपका सही आंसर कौन सा है बच्चे, ट्रू कौन सा है? तो सप्लाई इंक्रीजेस विद प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा किसी कमोडिटी का, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। एज प्राइस गो ऑफ, प्रोड्यूसर कैन अर्न मोर प्रॉफिट, सो दे आर विलिंग टू सप्लाई मोर गुड्स, दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द लॉ ऑफ सप्लाई। उसके बाद बच्चे अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ईएस की अगर बात करें बच्चे यहां पर, तो देखिएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, percentage change in quantity supplied due to percentage change in price, this is your correct answer। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को अगर डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट शोज द हाउ मच सप्लाई चेंजेस इन द रेस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस, दिस इज योर फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके बाद देखिए बच्चे, व्हाट हैपेंस टू द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन द गवर्नमेंट गिव्स हैवी टैक्सेस, अगर सरकार टैक्स का रेट बढ़ा देंगे तो क्या उससे सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आ जाएगा? तो सप्लाई क्या बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, सप्लाई कैन नॉट कांस्टेंट, स्टे कांस्टेंट, सप्लाई डिक्रीजेस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर सरकार गवर्नमेंट अगर हैवी टैक्स लगाएंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इस वजह से क्या होगा बच्चे, सप्लाई जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हायर टैक्सेस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन which makes the production less profitable, show the form reduce supply and this the supply curve shifted to left, तो इस कंडीशन में आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा बच्चे, लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए बच्ची, व्हाट इज द सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई स्केड्यूल की हम अगर बात करें क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसिव, अ टेबल शोइंग द प्राइस एंड कॉस्ट, अ टेबल शोइंग प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, तो सी इज योर करेक्ट आंसर बच्ची यहाँ पर। तो अ टेबल शोइंग, यहाँ पर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बारे में बताया गया है। A supply schedule is a table that shows how much quantities a producer will supply at a different price. It helps us understand the relationship between the price and supply. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें बच्चे, यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये हम लोग अगले पार्ट में अगले क्लास के अंदर करेंगे, यहाँ तक आप लोग करोगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।